बुलेटिन का आगाज करें। सबसे पहले खबर दें, बेनामी असासे जाहिर करने के लिए एमनेस्टी स्कीम का आज आखिरी रोज है। आज बैंकों के औकात में गैर जाहिर शुदा या दूसरों के नाम रखे गए असासे जाहिर किए जा सकते हैं। स्कीम की मुद्दत खत्म होते ही क्रैकडाउन का आगाज हो जाएगा। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना के एक इजलास में बेनामी जायदादों की जब्ती रात 12 बजे के बाद से शुरू करने का फैसला किया गया है। 30 जून को स्कीम में मजीद 3 रोज की तौसी की गई और ये मुद्दत आज खत्म हो जाएगी। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल आज नैब रावलपिंडी में पेश होंगे। नैब ने गुज़श्ता रोज़ एहसन इकबाल को नारोवाल स्पोर्ट्स सिटी की तामीर में बेज़ाब्तियों के इल्ज़ाम पर तलब किया था। नैब के एडिशनल डायरेक्टर मोहम्मद सलीम अहमद की तरफ से एहसन इकबाल का समन भिजवाया गया है। नैब की तरफ से बुलाए जाने के बाद मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल ने बयान जारी किया है, जिसमें एहसन इकबाल ने कहा कि इन हथकंडों से झुकेंगे ना बिकेंगे। सब पाकिस्तानियों को दावत है, नारोवाल स्पोर्ट्स सिटी प्रोजेक्ट देखें। अगर गुज़श्ता 25 बरस में मुल्क में इसके निस्फ भी खेलों की सहूलियात का ढांचा तामीर हुआ हो तो पेश करें। तरक्की के तमाम मंसूबे नवाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून का गुनाह हैं। वज़ीर आज़म ने अरकान पार्लियामेंट के प्रोडक्शन ऑर्डर से मुताबिक क़वानीन में तरमीम की हिदायत कर दी है। कहा, मनी लॉन्ड्रिंग और करप्शन में मुलव्वस अरकान के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी नहीं होने चाहिए। ऐसे कैदियों को जेल में सियासी कैदी का दर्जा नहीं मिलना चाहिए। वज़ीर आज़म का कहना था, राना सनाउल्लाह की गिरफ्तारी से हुकूमत का कोई लेना देना नहीं। वज़ीर आज़म ने अरकान पार्लियामेंट के प्रोडक्शन ऑर्डर का मामला वज़ारत कानून के सुपुर्द कर दिया। ज़राए के मुताबिक वफाकी काबीना के इजलास में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करने के मामले पर भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया। जरा ये भी बताते हैं कि मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह की गिरफ्तारी पर वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना था, इससे हुकूमत का कोई लेना देना नहीं, ताहम कोई भी कानून से बालातर नहीं है। वज़ीर आज़म ने CDA को इस्लामाबाद का नया मास्टर प्लान 1 माह में तैयार करने की हिदायत करती है। ज़रा ये भी बताते हैं कि वफाकी काबीना के इस इजलास में बेनामी जायदादों की जब्ती आज रात 12 बजे के बाद से शुरू करने का फैसला किया गया है। पीपल्स पार्टी की नफीसा शाह कहती हैं, प्रोडक्शन ऑर्डर रोकना पार्लियामेंट पर हमला है। आसिफ अली जरदारी का प्रोडक्शन ऑर्डर रोकना पार्लियामेंट की तौहीन है। उन्होंने ये भी कहा कि इमरान खान का एजेंडा ही पार्लियामेंट को कमजोर करना है। स्पीकर कौमी असम्बली पार्लियामेंट के वकार का तहफ़्फ़ुज़ करने में नाकाम रहे हैं। मनशियात बरामदगी केस में राना सनाउल्लाह को 14 रोज़ा अदालती रिमांड पर कैंप जेल लाहौर मुंतकिल कर दिया गया है। उनकी गाड़ी से 21 किलो मनशियात बरामद होने की FIR दर्ज कराई गई है। रोके जाने पर राना सनाउल्लाह ने अहलकारों से मुबैना तौर पर हाथापाई भी की। नून लीग के सदर शहबाज शरीफ का कहना है कि राना सनाउल्लाह की गाड़ी में मनशियात की मुखबरी खुद इमरान खान नियाजी ने की। मकसद गरीब दुश्मन बजट से तवज्जो हटाना है। लाहौर की अदालत ने रुकन कौमी असम्बली राना सनाउल्लाह समेत 6 मुलजिमों को 14 रोज के जुडिशल रिमांड पर जेल भिजवा दिया। पेशी के मौके पर नून लीग के कारकुनों ने शदीद नारेबाजी की। राना सनाउल्लाह के वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि सियासी केस बनाकर ANF ने नून लीग पंजाब के सदर को गिरफ्तार किया है। जेल जाते हुए सहाफ़ियों से बातचीत में राना सनाउल्लाह का कहना था कि उन्हें शर्म आनी चाहिए जो कह रहे हैं कि ये मदीना की रियासत है। ये जुल्म है और जुल्म की इधर कुर्सी है, शर्म आनी चाहिए उसे। FIR के मुताबिक राना सनाउल्लाह की गाड़ी से 15 किलो हेरोइन समेत 21 किलो से ज्यादा मनशियात बरामद हुई। राना सनाउल्लाह को जब रोका गया तो उन्होंने एहलकारों से हाथापाई की। राना सनाउल्लाह के खिलाफ 9C की दफा भी लगाई गई, जो कानूनी माहिरीन के मुताबिक नाकाबिल जमानत जुर्म है। लाहौर में नून लीग के पार्लिमानी एडवाइजरी ग्रुप का शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास हुआ, जिसमें फैसला किया गया कि रहबर कमेटी की प्लेटफॉर्म से मुत्तहदा अपोजिशन की मशावरत से आइंदा इक़दाम का फैसला किया जाएगा। इमरान खान नियाजी, अगर तुम इन हथकंडों से महंगाई ख़त्म कर दो, अगर इन हथकंडों से अगर तुम गुर्बत ख़त्म कर दो तो हम सब के सब जेल जाने को तैयार है। ANF हुकाम ने सख्त सिक्योरिटी में राना सनाउल्लाह को कैंप जेल लाहौर मुंतकिल कर दिया है। उन्हें 14 रोज बाद अदालत में पेश किया जाएगा।
मुआवने ख़ुसूसी फिरदौस आशिक अवान ने उम्मीद जाहिर की है कि ANF राना सनाउल्लाह से जुड़े तमाम सबूत अदालत में पेश करेगी। ताहम कहा है अभी ऐसी कार्रवाई नहीं हुई कि मुलजिम के खिलाफ हकाइक और तस्वीर पेश की जाती। वज़ीर इत्तलात पंजाब शमशाम बुखारी कहते हैं ANF मनशियात के कारोबार और कलअदम तंजीमों को पैसे पहुँचाने की एक एक ट्रांजैक्शन पेश करेगी। राना सना की गिरफ्तारी के बारे में वज़ीर आज़म की मुआवन ख़ुसूसी बराए इत्तलात फिरदौस आशिक ऐवान का कहना है कि मूंछों को ताव देने वाले की हरकत को पूरी कौम ने देखा। स्क्वाड के अंदर गाड़ियां वाइट पाउडर के लिए इस्तेमाल हुई। वो वाइट पाउडर जो है वो जिस अंदाज से पाकिस्तान से बाहर भेजने के लिए हमारे वो नामवर सियासतदान और हमेशा दूसरों की ज़ात पे कीचड़ उछालने के चैम्पियन और मूंछों को ताव दे के वो हमेशा अपने दामन को झाड़ के निकल जाया करते थे। पूरी कौम ने देखा उस शख्स की कैसी अफसोसनाक हरकत। फिरदौस आशिक ऐवान ने ANF की जानिब से राना सनाउल्लाह के बारे में सबूत पेश किए जाने की भी उम्मीद जाहिर की। अदालतें शाह साहब सबूतों से चलती हैं ना, तो ANF को सबूत लाने पड़ेंगे इस केस के डिफेंस में। वज़ीर इत्तलात पंजाब शमशाम बुखारी कहते हैं कि ANF मुंशियात के कारोबार और कलअदम तंजीमों को पैसे पहुँचाने की एक एक ट्रांजैक्शन पेश करेगी। राना सनाउल्लाह साहब की जो गिरफ्तारी है वो ANF ने की है। शवाहिद हैं, मनी ट्रेल है जो उन्होंने इस तरह के मुंशियात वाले लोगों से मिल के कारोबार करके कलअदम तंजीमों को वो पैसे पहुँचाए। रद्द अमल में पीपल्स पार्टी वस्ती पंजाब के सदर कमर जमान कायरा का कहना है कि अकल नहीं मानती कि राना सना से मुंशियात बरामद हुई है। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा है कि राना सनाउल्लाह के साथ जुल्म हुआ, उन पर लगाया जाने वाला इल्ज़ाम भोंडा है। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या राना सनाउल्लाह अपनी गाड़ी में मनशियात लेकर जाएंगे। आसिफ अली जरदारी ने कहा कि गिरफ्तारियां होती रहेंगी, हम मुकाबला करेंगे। राना सनाउल्लाह पर भोंडा इल्जाम लगाया गया, जुल्म हुआ। क्या राना सनाउल्लाह अपनी गाड़ी में मंशियात लेकर जाएंगे? मुझ पर भी मंशियात का केस डाला गया था। केस से निकलते निकलते 5 साल लग गए। मेरे केस में बरामदगी नहीं थी, जबकि राना सनाउल्लाह के केस में बरामदगी भी डाल दी गई है। ये कहा साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने एहतसाब अदालत में साफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में। साबिक सदर का कहना था कि गिरफ्तारियां होती रहेंगी, हम मुकाबला करेंगे। गिरफ्तारी देकर भी मुकाबला कर रहे हैं। आसिफ जरदारी ने कहा एक अहम शख्सियत के खिलाफ बरतानिया और अमेरिका में तहकीकात जारी हैं। ये केस बरतानिया से अमेरिका तक जाएगा। साथी रिपोर्टर आजाद सैयद के हमरा वकार सत्ती, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। अमेरिका ने कलअदम बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी को दहशतगर्द तंजीम करार दे दिया। BLA के सरबराह बराहमदाग बुगटी और हरब यार मरी हैं। पाकिस्तान ने उम्मीद जाहिर की है कि अमरीकी इकदाम से कलअदम BLA की कार्रवाइयाँ यकीनी तौर पर महदूद होंगी, ताहम तंजीम के सहूलतकारों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेजरी ने BLA को दहशतगर्द तंजीमों की फहरिस्त में शामिल कर लिया। अमेरिकी महकमा खारजा ने तस्लीम किया है कि कलअदम BLA दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में मुलविस है। BLA सिक्योरिटी फोर्सेस और आम शहरियों को निशाना बनाती है। BLA की जानिब से गुज़िश्ता साल कई दहशतगर्द हमले किए गए। अगस्त 2018 में बलूचिस्तान में चीनी इंजीनियर्स को भी निशाना बनाया गया, जबकि BLA ने नवंबर 2018 में कराची में चीनी कौंसलेट पर हमला किया और मई 2019 में गवादर में एक होटल पर हमला किया। BLA को फॉरेन स्टेटस कंट्रोल की खुसूसी नामजदशुदा फहरिस्त में आज ही शामिल किया गया है। इस फहरिस्त में जंदुल्ला, जैश अल अदल और फिदायीन इस्लाम भी शामिल हैं। इन दहशतगर्द तंजीमों के अमेरिका में तमाम असासे मुंजमद कर दिए गए। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने एक बयान में कहा है कि पाकिस्तान में कलअदम तंजीम बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी दहशतगर्दी की कई कार्रवाइयों में मुलविस रही। तवक्को है अमरीकी इक़दाम से कलअदम BLA की कार्रवाइयाँ महदूद होंगी। उम्मीद है कलअदम तंजीम के सहूलतकारों, माली मावनत करने वालों और बैरूनी मददगारों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी और उन्हें इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। एक और अपडेट आपसे शेयर करें कि IMF का इजलास आज होना है। $6 अरब के प्रोग्राम की मंजूरी का इम्कान है। IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास वाशिंगटन में होगा।
सीमेंट डीलर्स एसोसिएशन के सदर मोहम्मद आसिफ सईद का कहना है कि उन्होंने हड़ताल शुरू कर दी है। मुल्क भर की सीमेंट फैक्ट्रियों से रोजाना 1 लाख टन सीमेंट उठाया जाता है जो नहीं उठाया जा रहा। उनका यह भी कहना है कि एफबीआर ने नाजायज टैक्सों की भरमार कर दी है। हुकूमत और एफबीआर के टैक्स वापस लेने तक हड़ताल जारी रहेगी। सीमेंट डीलर्स ने फैक्ट्रियों से सीमेंट उठाने से इनकार कर दिया। ऑल पाकिस्तान सीमेंट डीलर्स एसोसिएशन के सदर आसिफ सईद का कहना है कि सीमेंट डीलर्स की हड़ताल गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए जारी रहेगी। इन हालात में कोई डीलर फैक्ट्रियों से सीमेंट उठाए और ना ही फरोख्त करेगा। डीजी खान में सीमेंट फैक्ट्री में डीलर्स ने नए टैक्सेस के निफाज के बाद एहतजाजन नए ऑर्डर देना बंद कर दिए हैं। फैक्ट्री ज़राए के मुताबिक डीजी खान में सीमेंट फैक्ट्री में रोज़ाना बड़े पैमाने में सीमेंट की खरीदो फरोख्त मामूल है, लेकिन हुकूमत की जानिब से नए टैक्स के निफाज के बाद फैक्ट्री में गहमा गहमी में कमी है। डीलर्स की जानिब से नए ऑर्डर्स ना देने की वजह से मज़ीद सप्लाई नहीं हो रही, अलबत्ता पुराने ऑर्डर्स पर सप्लाई जारी है। वफाकी हुकूमत की जानिब से बजट में टैक्सेस में इजाफे के बाद सीमेंट की फ़ी बोरी कीमत में 55 रुपये इजाफा हुआ है। पेशावर की मकामी मार्केट में सीमेंट डीलर्स के मुताबिक बजट से कबल सीमेंट की फ़ी बोरी की कीमत 550 रुपये थी, जबकि बजट के बाद बोरी की कीमत 55 रुपये इजाफे के साथ 605 रुपये में फ़रोख्त हो रही है। डीलर्स के मुताबिक कीमत बढ़ने से सीमेंट की फ़रोख्त में कमी आई है। टैक्सों के निफाज के बाद सीमेंट और सरिये की कीमतें भी आसमान तक पहुंच गई हैं। तफसीलात बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे मंसूरुद्दीन। जी, बन्नू में सीमेंट और सरिया डीलरों ने हुकूमत की तरफ से बेतहाशा इजाफे की वजह से उनका कारोबार ठप होकर रह गया। डीलरों का कहना है कि सीमेंट की बोरी का पहले रेट 490 रुपये था और अब 620 रुपये का हो गया है, जबकि सरिया 80,000 से 82,000 टन था, अब सरिया 1,15,000 टन हो गया है, जबकि सरिया का फुकदान भी पैदा हो गया है और कई फैक्ट्रियाँ भी बंद हो गई हैं। हमारा हुकूमत से ये मुतालबा है कि सरिया और सीमेंट का पुराना रेट बहाल करें ताकि मुल्क का पाया चलता रहे। तामीराती काम न होने की वजह से कारोबार ज़िंदगी शदीद मुतासर हो गया है। डीलरों का कहना है कि हुकूमत फौरी तौर पर नज़रसानी करे और पुराने रेट बहाल किए ताकि हमारा पहिया चलता रहे। जी, वजारत खजाना ने एक्सपोर्टर्स को 35 अरब रुपए का रिफंड दे दिया है। हुकूमत की जानिब से कहा गया है कि इतना बड़ा रिफंड तारीखी है। मारूफ एक्सपोर्टर मसूद नकी ने साथी एंकर मोहम्मद जुनैद से इस बारे में गुफ्तगू की है। आइए आपको दिखाते हैं। वजारत खजाना ने एक्सपोर्टर्स को 35 अरब रुपए का रिफंड अदा किया है। हुकूमत की जानिब से कहा गया है कि इतना बड़ा रिफंड तारीखी है। इसी पर बात करेंगे मारूफ एक्सपोर्टर मसूद नकी से। मसूद नकी साहब, हुकूमत ने एक्सपोर्टर्स को ये रिफंड किस मद में दिया है और क्या ये फंड एक्सपोर्टर्स को मिल भी चुका है? जी, ये एक तो जो आप 35 अरब की बात कर रहे हैं, ये अमाउंट तो डिक्लेयर हुआ है 35 अरब का, लेकिन चूंकि ये इंडिविजुअली एक्सपोर्टर्स के पास जाता है और बड़ा अमाउंट मिला है ईच एंड एवरी इंडिविजुअल को, एक्सपोर्टर को, तो यकीनन बड़ा अमाउंट होगा। वो 35 है या 36 है या 34 है, इसकी ऑथेंटिसिटी हमारे पास नहीं है। बट ये बात सही है कि ये DLTL एक मद होती है जो ड्यूटी एंड लेवीज होती हैं, उसमें ये टैक्स वापस किया जाता है और उसमें इस वक्त का सबसे बड़ा अमाउंट जो है हिस्ट्री में इस हुकूमत ने वापस किया है। ये बात सही है और ये अभी पिछले 2-3 दिनों में ही वापस आया और लोगों को मिल भी चुका है, ये उनके अकाउंट में क्रेडिट हो चुका है सबके। ठीक है, और तो मसूद साहब, एक्सपोर्टर्स के फिर इस पर तासुरात क्या हैं, क्या रद्द-ए-अमल है एक्सपोर्टर्स का? जो सेल्स टैक्स रिफंड हैं वो भी गवर्नमेंट ने वापस किए हैं, लेकिन वो वापस कैश की शक्ल में नहीं दिए, वो एक्सपोर्टर्स को क्रेडिट नहीं हुए हैं, वो प्रॉमिसरी नोट्स के जरिए वापस हुए और वो उनकी मैच्योरिटी 3 साल की है। तो वो एक तो सेल्स टैक्स का रिफंड होता है और एक DLTL का रिफंड होता है। तो ये जो कैश रिफंड जिसकी आप बात कर रहे हैं, ये DLTL का है। और ऑब्वियसली जो जहां तक फीडबैक की बात है, उनके रद्द-ए-अमल की बात है, वो ये है कि जब कैश की शॉर्टेज, लिक्विडिटी के प्रॉब्लम्स हो जाएं और उस वक्त ये गवर्नमेंट ऐसा स्टेप ले, तो सबको डेफिनेटली इस बात का इत्मीनान होता है कि आने वाले दिनों में थोड़ी सी बेहतरीन सूरत हाल हो जाएगी और कारोबार करना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। लेकिन ये सूरत हाल 30 जून 2019 तक जो क्लेम जमा हुए हैं उनकी नहीं है। अभी भी बहुत बड़ा अमाउंट जो है वो DLTL का वो गवर्नमेंट की तरफ बाकी है। दूसरा, जो 1 जुलाई से नई स्कीम आई है जहाँ पे सेल्स टैक्स के जो रिफंड हैं
वो बहुत बढ़ जाएंगे, क्योंकि गवर्नमेंट ने जीरो रेटिंग खत्म कर दी है और वो जीरो रेटिंग जो है वो 0 से 17% हो गई है। तो अभी वक्ती तौर पे जितना अमाउंट जो कैश गवर्नमेंट ने रिलीज कर दिया है उससे तो थोड़ा सा आप कह लें कि सारा ऑक्सीजन मिल जाएगी, बट लॉन्ग टर्म में एक्सपोर्टर्स जहां इस बात से बहुत खुश हैं कि यदि सही मौके पे ये रिफंड गवर्नमेंट ने दे दिया, वहाँ पे थोड़े से वरीड आगे के लिए है कि उनकी लिक्विडिटी जो है आगे अगले 1-2 महीनों में सेल्स टैक्स की जो इतनी बड़ी परसेंटेज है 17%, उसकी वजह से थोड़े से फिक्रमंद हैं और हुकूमत से ये बात कर रहे हैं, मुतालबा कर रहे हैं कि भाई इसको नजर सानी करें, इसको रिकंसिडर करें, और गवर्नमेंट कर भी रही है इसको रिकंसिडर। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मसूद नकी साहब, जियो न्यूज़ से बात करने। राजनपुर के कच्चे के इलाके में इश्तिहारी डाकुओं के खिलाफ शुरू होने वाले पुलिस ऑपरेशन को आज 5वां दिन है। पुलिस और डाकुओं के दरमियान शदीद फायरिंग का तबादला जारी है। कच्चे में मौजूद हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे इलियास रजा से ऑपरेशन की तफसीलात लेते हैं। जी इलियास, बताइएगा। जी मैं इस टाइम राजनपुर के कच्चा कराची में मौजूद हूँ, जहाँ पर पुलिस का इश्तिहारी डाकुओं के दरमियान ऑपरेशन जारी है और यहाँ पर पुलिस ने इश्तिहारी डाकुओं को इस मुकम्मल घेरे में लिया हुआ है और शदीद यहाँ पर फायरिंग का तबादला जारी है। मैं इस आपको दिखाता हूँ, ये पुलिस चौकी है जहाँ पर पुलिस के जवान बिल्कुल यहाँ पर अलर्ट ठहरे हुए हैं और दूसरी तरफ आपको मैं दिखा सकता हूँ कि ये जजीरा है जहाँ पर इश्तिहारी डाकू ने यहाँ पर पनाह ली हुई है और इनकी तादाद कोई 20 से 25 के करीब बताई जा रही है और यहाँ से शदीद उनकी तरफ से फायरिंग हो रही है और यहाँ से भी पुलिस के जवान यहाँ से फायरिंग कर रहे हैं। हमने अपने जो हॉस्टेजेस थे वो बाजियाब करा लिए हैं और इस वक्त तक हमने उनको कॉर्डन किया हुआ है। मैं स्ट्रेटेजिक और ऑपरेशनल उसकी इन्फॉर्मेशन आपके साथ बिल्कुल नहीं शेयर कर सकूंगा। ये मैं आपको बता रहा हूँ कि हमने उन लोगों को पूरे तरीके से कवर किया हुआ है। जी डीएसपी रुझान का कहना है कि हमने चारों तरफ से इश्तिहारी डाकू को घेरा हुआ है और जो इश्तिहारी डाकू ने यहाँ से फरार होने की भी कोशिश किया, उनकी फरार होने की कोशिश को भी नाकाम हमने किया है और इंशाल्लाह इनको जल्द ही गिरफ्तार किया जाएगा। जी और अब आपको बताएं कि कच्चा रजवानी के करीब पुलिस और काबिल मजारी गैंग में मुकाबला हुआ है। इत्तलातें हैं पुलिस के मुताबिक इस मुकाबले के बाद मुगवी शाबान को बाजियाब करा लिया गया है। फायरिंग से 2 डाकू जख्मी भी हुए हैं। पुलिस का बताना है मुगवी शाबान को 26 जून को डाकुओं ने अगवा किया था। क्रिकेट वर्ल्ड कप में पाकिस्तान का बांग्लादेश से अहम मुकाबला जुमे को होगा, जिसके लिए ग्रीन शर्ट्स ने लंदन में भरपूर ट्रेनिंग की। पाकिस्तान का फाइनल 4 में जाने का दारोमदार सिर्फ अपने मैच पर नहीं बल्कि न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के दरमियान होने वाले मैच पर भी है। एक दिन आराम के बाद मिशन वर्ल्ड कप में टीम पाकिस्तान ने अगले इम्तिहान की तैयारियां शुरू कर दी। ग्रीन शर्ट्स ने लॉर्ड्स में भरपूर ट्रेनिंग सेशन किया। खिलाड़ियों ने फिजिकल ट्रेनिंग के साथ नेट पर बॉलिंग और बैटिंग की भी खूब प्रैक्टिस की, जिसके बाद फील्डिंग सेशन में भी खिलाड़ी जान मारते दिखाई दिए। फास्ट बॉलर वहाब रियाज ने भी टीम के हमरा ट्रेनिंग की। उन्होंने फिजिकल ट्रेनिंग के बाद नेट पर खूब बॉलिंग प्रैक्टिस की। वहाब के दाएं हाथ में तकलीफ और सूजन बरकरार है, लेकिन उन्होंने बैंडेज के साथ बॉलिंग की। वो अफगानिस्तान के खिलाफ मैच से एक रोज कबल फील्डिंग के दौरान जख्मी हो गए थे। बांग्लादेश और पाकिस्तान के दरमियान लीग का अहम मैच जुमे को लॉर्ड्स में खेला जाएगा। इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के दरमियान होने वाले आज के टाकरे पर शाहीनों की नजर है। ऐसा क्यों है और इसमें कौन सी टीम की जीत से शाहीनों का फायदा होगा, ये जानते हैं इस रिपोर्ट में। वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में सरफराज 11 की रसाई अब भी अगर मगर में फंसी हुई है। क्या वो फाइनल 4 में जगह बना पाएंगे? इंग्लैंड की इंडिया से जीत के बाद हालांकि मामला मुश्किल जरूर हुआ, मगर उम्मीद अब भी बाकी है। ऐसे में अगर मगर क्या कहती है, तो सबसे अहम मैच जिस पर शाहीनों की नजर है वो है 3 जुलाई को इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के दरमियान। इस मैच में अगर न्यूजीलैंड इंग्लैंड को चित कर दे तो 13 पॉइंट्स के साथ टेबल पर तीसरी पोजीशन पर आ जाएगा, जबकि 10 पॉइंट्स के साथ इंग्लैंड चौथे नंबर पर रहेगा। ऐसे में सरफराज 11 अगर लॉर्ड्स पर बांग्लादेश को शिकस्त देती है तो 11 पॉइंट्स के साथ चौथे नंबर पर आकर सेमीफाइनल में जगह पक्की कर लेगी। मगर अगर ये मैच इंग्लैंड जीत गया तो 12 पॉइंट्स के साथ न्यूजीलैंड से ऊपर चला जाएगा और न्यूजीलैंड 11 पॉइंट्स के साथ उसकी जगह पर आ जाएगा। इस सूरत हाल में भी पाकिस्तान का चांस बनता है और अगर मगर कहती है कि इंग्लैंड अगर न्यूजीलैंड को भारी मार्जिन से शिकस्त दे, जबकि पाकिस्तान भी बांग्लादेश को अच्छे मार्जिन से हराए, तो पाकिस्तान का नेट रन रेट बेहतर होगा और वो 11 पॉइंट के साथ सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाएगा। Hi, I'm Shajia Niazi. Thanks for watching Geo News. For more videos and updates, do not forget to click the subscribe button.